हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चैनल पे योद्धा सीरीज की कॉमिक लोहा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके पहले की कॉमिक्स आपको योद्धा की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। राजनगर शहर से बाहर बनी इस खंडहर नुमा हवेली का प्रांगण युद्ध का मैदान बना हुआ था। मेरे तीन बोलते ही तुम चारों को अपने अपने हथियारों से इस पर जानलेवा हमला बोल देना है। रेडी, वन, टू, थ्री। थ्री के साथ ही चल पड़े वे हथियार जो किसी की भी जान लेने में सक्षम थे। खच थड़ा था खचा। लेकिन न जान गई उसकी और न उसके शरीर से खून का एक कतरा भी बहा। ये आदमी नहीं हो सकता। ये तो लोहा है, लोहा। चकरा उठी वार करने वालों की खोपड़ियां। अगले ही पल झन्ना उठी। चारों तोप से छूटे गोले की रफ्तार के साथ दीवार से जा टकराए। था था और टकराए भी ऐसे कि फिर ना उठ सके। सिर्फ एक ही बार में यह हालत। मिट्टी के इन शेरों ने धराशायी होकर मेरी परख को भी धराशायी कर दिया। अब मुझे लोहा की ताकत को परखने के लिए किसी ऐसे आदमी को तलाश करना होगा जो लोहा को उसके ईंट का जवाब पत्थर से दे। तभी मुझे पता चलेगा कि मेरा प्रयोग कितना सफल हुआ है। सुबह, जो सेहतमंद और सेहत पसंद लोगों के लिए कार्यशील हो उठने का एकदम उपयुक्त समय है। 360, 300 और ऐसे उपयुक्त समय का भला योद्धा जैसे सेहतमंद कहाँ दुरुपयोग करते। मिस्टर ही मैन, घर के कोने में वर्जिश करके तुम अपने आप को 30 मार का समझने लगे हो। मेरे साथ जिम चलो। वहां मैं तुम्हें ऐसे ऐसे वर्जिश वालों से मिलवाऊंगी जिनकी कसरतों के सामने तुम पानी भरते नजर आओगे। देखिए देवी जी, हम कहीं नहीं जाना चाहते। आप हमें यहीं, अरे यहीं कैसे, पाऊंगा पंडित जी, आइए हमारे साथ। स्नेहा योद्धा को खींचती ही चली गई। कुछ ही देर बाद जिम में, ये ये आप हमें कहाँ ले आई हैं। बॉडी ट्रेजर यानी शरीरों के खजाने में। अब बताओ, यहाँ मौजूद बलशाली शरीर वालों में तुम्हारा शरीर कहाँ ठहरता है। क्या है इन क्या है इनसे तुम्हारा कोई मुकाबला। देखिए, हम किसी से मुकाबला करना नहीं चाहते, हम यहाँ से जा रहे हैं। तभी, इतनी जल्दी क्या है पहलवान। जब आ ही गए हो तो थोड़ी वर्जिश करके क्यों नहीं जाते। ओ, गुरु सही समय पर आए। तो तुम हमारे पहलवान को अच्छी वर्जिश करा सकते हो, लेकिन हम। गुरु ने योद्धा का हाथ थाम लिया। अरे क्यों लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो पहलवान, आओ ना। बेचारा योद्धा फंस गया। अब कुछ देर बाद जिम से बाहर निकलेगा तो इसकी सारी हड्डियां कीर्तन कर रही होंगी। गुरु योद्धा को लेकर पंचिंग मशीन के पास पहुंचा। यह पंचिंग मशीन है, यानी मुक्का मारने की मशीन। इस पर यूं मुक्का मारा जाता है। इसी के साथ इस मशीन पर लगा मीटर बताता है कि तुम्हारे मुक्के में कितनी फोर्स है। जैसे मेरे मुक्के की फोर्स 900 है। था 900। योद्धा के पंच में तो इतनी फोर्स 7 जन्म में भी पैदा नहीं हो सकती। अब तुम्हारी वाली है पहलवान, देखे तुम्हारे मुक्के में कितनी फोर्स है। चल योद्धा, दिखा अपनी ताकत, कर पंच। मजबूर हो गया योद्धा। उसे पंच करना ही पड़ा था। इसी के साथ वहां खड़े सभी की आंखें आश्चर्य से गोल होकर चक्कर लगाने लगी। और ऐसा होता भी क्यों ना। पंचिंग मशीन की इंडिकेटर सुई लगातार जो चक्कर लगा रही थी। देखिए श्रीमान, हमने कहा था ना कि हमसे कुछ नहीं होगा। इंडिकेटर चक्कर गिननी बन गया। ये मशीन खराब है। आओ हम बुल वर्कर पर जोर आजमाइश करते हैं। बुल वर्कर, इसे दोनों हाथों से खींचा जाता है ऐसे। तुम भी कोशिश करो योद्धा, शायद तुम इसे खींच सको। हाँ शायद। अरे ये तो टूट गया। क्रैक। आए, एक ही हाथ से इतना खींचा कि बुल वर्कर टूट गया। टूटना ही था। ये बहुत पुराना हो गया है ना। कल तो इसे 10 साल के लड़के ने पूरा खींच दिया था। खैर छोड़ो उसे। आओ हम वेट लिफ्टिंग ब्लॉक में चलें। वेट लिफ्टिंग ब्लॉक। देखो, ये मेरे चेले हैं। ये 100 किलो के वजन को हंसी हंसी में उठा लेते, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना उठा सकता हूँ। ये 300 किलो। वाह, 300 किलो, वाह। इतना मैंने पहले कभी नहीं उठाया, मगर अपना सिक्का जमाने के लिए इसे उठाना बहुत जरूरी है। गुरु ने पूरी ताकत लगाकर 300 किलो वजन उठा तो लिया, मगर लड़खड़ा गया। ओह। लेकिन वह नीचे, और 300 किलो वजन उसके ऊपर गिर पाता उससे पहले ही। बचिए श्रीमान। एक हाथ में गुरु और दूसरे हाथ में 300 किलो वजन। कमाल है। अपने द्वारा किए गए कमाल से बेखबर योद्धा। चलिए स्नेह जी, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रह ठहरेंगे। चला योद्धा और अचानक ठहर गया। तू यहां से अपने पैरों पर नहीं, स्ट्रेचर पर चलकर जाएगा। आप नाहक ही क्रोधित हो रहे हैं मित्रों। आप हमें क्यों रोक रहे हैं, क्या बिगाड़ा है हमने आपका। तूने हमारी इज्जत बिगाड़ कर रख दी और पूछ रहा है कि क्या बिगाड़ा। ता योद्धा से अटकराई वह रॉड।
उसके तन बदन में आग भरती चली गई। आपने हम पर आक्रमण करके अच्छा नहीं किया। अब हम आपको छोड़ेंगे नहीं। बहुत नाज है आपको अपने लोहे के डंडे पर, लेकिन अब ये हमारे शरीर पर नहीं, आपकी गर्दन पर पड़ेगा। अब तो योद्धा ने उसी को अपना हथियार बना लिया। धाड़ धाड़। एक पल बाद ही चारों पहलवान जिम का फर्श चाट रहे थे। और योद्धा आदमी है या शक्ति का भंडार? सिर्फ नाम का ही नहीं, काम का भी योद्धा है ये। आइए स्नेहा जी, योद्धा की शक्ति ने सिर्फ स्नेहा को ही नहीं, किसी और को भी प्रभावित किया था। बॉब और उसके पहलवानों को धूल चटाने वाला ये गजब की शक्ति का मालिक एकदम ठीक रहेगा मेरे प्रयोग से टकराने के लिए। इसलिए अब मुझे इस महाबली और अपने प्रयोग को टकराने की तैयारी करनी होगी, और ऐसा मुझे तुरंत करना होगा। एक जोड़ी और जलती आंखें भी योद्धा पर जमी हुई थी। योद्धा, यही है योद्धा। इसी की तलाश है मुझे, क्योंकि इसी की शक्ति से मैं अपना उद्देश्य पूरा कर पाऊंगा। लेकिन इसकी भरपूर शक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि अदृश्य रूप से अपनी जिन शक्तियों को मैं योद्धा के पीछे लगाऊंगा, वह धीरे धीरे इसकी शक्तियों को ग्रहण करेंगी। धीरे धीरे वे योद्धा को शक्तिवान से शक्तिविहीन बनाएंगी। लेकिन मैं ये सब्र कर सकता हूँ, और इस सब्र करने के बीच करना है एक और काम भी, और वह काम अपनी बहन को तलाश करना। कौन है ये योद्धा का अजनबी दुश्मन? क्यों योद्धा की सारी शक्ति छीन लेना चाहता है वह? और कौन थी उसकी बहन जिसकी उसे तलाश थी? इधर गुरु, सालो, वह एक था और तुम तीन, फिर भी हार गए, फिर भी हार गए। ता हम क्या करते गुरु? उसके हाथ बिजली की तरह चलकर घन की तरह हमारे थोबड़ों पर पड़े, और हमें दिन में तारों के साथ साथ चांद भी दिखा गए। इसी के साथ फिर घूम गए गुरु के पैर। तड़ाक! गुरु के सामने दुश्मन की बड़ाई? भागो यार, भाग जाओ यहाँ से। अपने चेलों के मुंह से वह योद्धा की बड़ाई सुन न सका था, लेकिन मन ही मन खुद भी कायल हो गया था। उसकी नस नस में असाधारण शक्ति भरी हुई। अपनी ट्रेनिंग के दौरान जापान में एक से बढ़कर एक फाइटर और ताकतवर देखे हैं, लेकिन जो उसमें दिखाई दिया वह किसी में नहीं दिखा। उसकी शक्ति साधारण नहीं हो सकती। वह जरूर किसी न किसी असाधारण शक्ति का मालिक है, और मैं इस बात का पता करके ही रहूंगा कि वह असाधारण शक्ति क्या है। योजना की चींटियां रेंगने लगी थी गुरु के दिमाग में। इन सबसे बेखबर योद्धा जो स्नेहा के साथ वापस लौट रहा था। तुम इतने शक्तिशाली निकलोगे, मैंने ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। क्या मारा था तुमने गुरु के तीनों पहलवानों को? हमने किसी को नहीं मारा देवी, हमने तो स्वयं का बचाव किया था। अरे, बचाओ! अचानक वहां गूंजी वह चीख की वजह से चौंक उठा योद्धा। पलटा तो चीते की भांति चौकन्ना नजर आने लगा। बचाओ! ओह, लंबा चौड़ा वह युवक तो उन श्रीमान को अहित पहुंचाने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। लेकिन हम उनका अहित नहीं होने देंगे, हम रोकेंगे उसे। तेजी से दौड़कर योद्धा उस सज्जन तक पहुंचा। बचाओ! चिंता मत कीजिए श्रीमान, हम आ गए हैं आपके बचाव में। अब ये दुष्ट युवक आपका बाल भी पाका। आ धम! और फिर जो हुआ आश्चर्यजनक नहीं, महा आश्चर्यजनक था। उफ! इतना शक्तिशाली वार! अपने संपूर्ण जीवन में हमने आज तक ऐसा वार नहीं सहा था। एक ही बार में योद्धा का ये हाल! स्नेहा की आंखों में आश्चर्य के डोरे तैर रहे थे, जबकि खुशी की चमक दौड़ रही थी उस सज्जन की आंखों में जो एक पल पहले मदद के लिए चिल्ला रहे थे। जिम में पहलवानों को धूल चटाने वाला ये पहलवान अब लोहा के सामने कुछ पलों में राख फांकता नजर आएगा। और अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरा प्रयोग 100% सफल होगा। ले लेकिन ये लोहा मेरी तरफ क्यों बढ़ रहा है? ओह, लगता है इसे आदेश की जरूरत है। तुरंत ही उस सज्जन ने अपनी जेब से निकाला वह ट्रांसमीटर और लोहा, वापस मुड़ो लोहा, उस पहलवान की तरफ मुड़ो। अरे, तुम इधर ही क्यों बढ़ते चले आ रहे हो? उधर जाओ, उस पहलवान की तरफ। अरे, तुम सुन भी रहे हो या? ताक! उस जबरदस्त वार ने उसे दूर उछाल दिया था, और ये उसके लिए अच्छा ही हुआ था, वरना उसके शरीर का कोई भी हिस्सा लोहे के कदमों के नीचे इस ट्रांसमीटर की तरह आ सकता था। ठाक! और चकनाचूर हो सकता था। लोहा के कदम अब भी सामने अपने आप को संभालते उस सज्जन की तरफ बढ़ रहे थे। लोहा के मस्तिष्क से मेरा कंट्रोल समाप्त हो गया है। लेकिन कैसे कैसे? उफ, एक बार फिर वह मेरी तरफ बढ़ रहा है। लोहा, ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तो तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं तुम्हारा निर्माता हूँ। मैंने तुम्हें नया जीवन दिया है। मैं उफ, ये तो कुछ सुन ही नहीं रहा। अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। लोहा शायद उसे नहीं छोड़ता, अगर उसे योद्धा ने ना छुड़ाया होता। धमक! छोड़ देना दुष्ट, क्योंकि जिसे हमने बचाने की सोच ली, मृत्यु भी उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। और उस सज्जन के छूट जाने के बाद योद्धा ने ताबड़तोड़ उस पर कई वार कर दिए, लेकिन उफ, हमारे इतने शक्तिशाली प्रहारों से इसका कुछ नहीं हुआ। हल्की सी पीड़ा का एहसास भी नहीं। कैसा है ये मनुष्य? इतना करने में ही योद्धा ऐसे हाँफ गया जैसे वो मीलों लंबी दौड़ लगाकर आया हो। यह अच- यह अचानक हमें क्या हुआ? हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारी शक्ति क्षीण होती जा रही है?
उफ, ये क्या हो रहा है हमें? अचानक लोहा के वार ने योद्धा के शरीर में पीड़ा की एक लहर दौड़ा दी था। और योद्धा के बाद लोहा ने एक बार फिर उस सज्जन को अपना निशाना बनाया। भड़ाक! योद्धा ने उसे योद्धा ने उसे उस सज्जन पर वार करने का दूसरा अवसर नहीं दिया। उफ, हमें फिर अपनी शक्ति क्षीण होती प्रतीत हो रही है। रबर के बगुए की तरह उछलकर दूर जा गिरा लोहा। अब जो योद्धा उसकी तरफ बढ़ा तो ठहरो, रुक जाओ नौजवान। लोहा को पीड़ा, डर जैसी किसी चीज का एहसास नहीं होता। तो तुम उससे नहीं जी सकते, इसलिए भाग जाओ तुम। आह! ओह! इन सज्जन की हालत बहुत खराब है। इस उस दुष्ट से निपटने से ज़्यादा ज़रूरी है इन्हें उपचार के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना। योद्धा ने लपक कर उस सज्जन को अपनी बाहों में उठा लिया और भाग खड़ा हुआ। लेकिन कुछ ही कदम भाग सके उसके कदम, क्योंकि उन कदमों से मोटी तार आ लिपटी थी, जिन्होंने योद्धा को औंधे मुँह गिरने के लिए मजबूर कर दिया था। ओह! धा! और अब स्थिति ये थी। साए, साए, साए! ओह! अगर इस वक़्त ढकवान गन हमारे पास होता तो मैं इस दुष्ट युवक को अभी परास्त कर देता। योद्धा को बचाना होगा, वरना लोहा नामक वह दरिंदा उसे घुमा-घुमा कर मार डालेगा। लेकिन उसे बचाने के लिए मैं करूँ क्या? स्नेहा जैसे सोते से जागी थी। जल्द ही उसने योद्धा को बचाने का साधन ढूँढ लिया था। ज़रा अपना हथियार तो दिखाना। ये बचाएगा योद्धा को, अगर मेरा निशाना चूक ना गया तो। साएँ! स्नेहा का निशाना अचूक ही निकला। धम! तेजी से घूमता योद्धा तार कटने की वजह से धड़ाम से दीवार से जा टकराया, लेकिन बला की फुर्ती के साथ संभला। उन घायल श्रीमान को ले जाने के लिए हमें उस शैतान को रोकना होगा, और यह इस्पात की रस्सी उसे रोकने में हमारी बहुत सहायता करेगी। योद्धा ने अपने पैरों को तेजी से आजाद किया और लोहा को रोककर साए! बुरी तरह घायल सज्जन को लेकर भागने में सफल हुआ। अच्छा हुआ कि मैंने अपनी कार ज्यादा दूर पार्क नहीं की थी। इधर लोहा लोहे को तोड़ चुका था। कार में किसी उपचार स्थल की तरफ चलिए देवी। नहीं, मुझे किसी उपचार की जरूरत नहीं है। मैं मर रहा हूँ, इसलिए तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा नाम प्रोफेसर प्रशांत वैद है। इस देश के उन प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक, जो देश की सेवा को ही अपना सब कुछ मानते हैं और तन मन धन से सदा देश की सेवा करने में जुटे रहते हैं। मैं सदा ही देश की भलाई के लिए काम आने वाले आविष्कारों की खोज में लगा रहता था। देश की सेवा करने के लिए जहां मैंने विज्ञान को अपना साधन बनाया, वहीं मेरा छोटा भाई प्रकाश सेना में भर्ती होकर देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाए हुए था। लंबे चौड़े पहाड़ से अपने छोटे भाई प्रकाश से मैं बहुत प्यार करता था। मेरे उसी प्यार पर वह सूचना गाज बनकर गिरी। पश्चिम सीमा रेखा पर पड़ोसी देश से हुई झड़प में दो सैनिक प्रकाश वैद एवं रंजीत की मृत्यु। उफ, नहीं नहीं! मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन वह दुख इस बात का को नहीं टिका सकता था कि मेरा भाई मेरा प्रकाश मारा गया था। उफ, नहीं प्रकाश, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। धीरज रखिए प्रोफेसर साहब। शायद होनी को यही मंजूर था, वरना क्या प्रकाश बहादुरी से लड़ता लड़ता गद्दार रंजीत की बातों में आ जाता और उसके साथ दुश्मन के उस इलाके में पहुंच जाता जहां बारूदी सुरंगें बिछी हुई थी। कुदरत का खेल देखिए प्रोफेसर साहब। दुश्मनों से मिल चुका हमारा सैनिक रंजीत वैसे तो सिर्फ प्रकाश को ही मौत के जाल में फंसाने गया था, लेकिन खुद भी उसी जाल में फंस गया और प्रकाश के साथ उसके शरीर के भी परखच्चे उड़ गए। जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो हमें पहचानना मुश्किल हो गया कि वहां पड़े लाशों के टुकड़ों में कौन सा प्रकाश का है और कौन सा रंजीत का। खैर, हमने अंदाजे से ही दोनों के शरीर को अलग अलग बांट दिया। यह आपके सामने है आपका प्रकाश। आप चाहें तो इसे अंतिम संस्कार के लिए ले जा सकते हैं। अपने भाई के शरीर के टुकड़े लेकर आ गया मैं, लेकिन मैंने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। अपने विज्ञान के बल पर उसे जोड़कर आदमी जैसा बनाया और निर्णय लिया। तू जिंदा होगा प्रकाश। मैं तुझे जिंदा करके ही दम लूंगा, और इस बार तेरा शरीर ऐसा लोहा बना दूंगा जिसे दुश्मन की कोई धार न काट सके। इस संसार के विज्ञान में मृत मनुष्य को जिंदा करना असंभव है, लेकिन किसी मृत के मस्तिष्क को जिंदा करना नहीं। बस मैं मस्तिष्क के बल पर अपने भाई को जिंदा करने में जुट गया और जल्द ही मैं सफल हो गया। मैं सफल हो गया। मेरा भाई जिंदा हो गया था, लेकिन शरीर से नहीं, मस्तिष्क से। शरीर तो उसका अभी भी बेजान था, खून व पीड़ा मुक्त था, और जो पहले से मरा हुआ उसे कोई क्या मार सकता है। और उसका जिंदा दिमाग मेरे वश में था। ओह, यानी अपने भाई को ही अपने लोहा बना दिया। लेकिन उसने आप पर ही हमला क्यों बोल दिया, जबकि उसका मस्तिष्क आपके वश में था? खुद मैंने तुम्हें उससे भिड़वाने के लिए उसे अपने पीछे पीछे लगाया था। मेरी योजना थी कि मैं भागता हुआ मदद के लिए तुम्हारे पास आऊंगा, और तुम मेरी मदद करने के चक्कर में मुझसे जूझ जाओगे। और जब वह तुम्हें हरा देगा तो मैं ट्रांसमीटर से उसके मस्तिष्क को फिर से कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन जो मैंने सोचा था वह ना हो सका। वह मेरे ही दुश्मन हो गए, और ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो दिमाग प्रकाश के शरीर में मैंने आरोपित किया है वह प्रकाश का नहीं बल्कि रंजीत का है, और ऐसा उसके शरीर के टुकड़े आपस में मिल जाने के कारण हुआ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं लोहा के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।